आज हम क्या करेंगे? अंग्रेजी व्याकरण के 10 जरूरी नियमों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? जी, और कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान तरीके से समझें ताकि याद रखना भी आसान हो। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम जो इन नोट्स में दिख रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। इसमें लिखा है कि जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, नथिंग बट, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय एंड नॉट जैसे शब्दों से जुड़ते हैं तो जो क्रिया है यानी वर्ब वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्याकरण की नजर से देखें तो वाक्य का जो मुख्य जोर है वो पहले सब्जेक्ट पर ही होता है। दूसरा सब्जेक्ट और उसके साथ के शब्द जैसे मान लीजिए अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स, वो एक तरह से बस अतिरिक्त जानकारी जैसे होते हैं। अच्छा। तो क्रिया वो पहले वाले सब्जेक्ट के वचन सिंगुलर प्लूरल के अनुसार ही चलती है। समझ गया। मतलब फोकस पहले वाले पर। जैसे नोट्स में उदाहरण दिया है, द पीएम अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स हैज अराइव्ड इन पटना। यहाँ पीएम सिंगुलर है तो क्रिया हैज आई, हैव नहीं। बिल्कुल सही। एक और उदाहरण है, यू एंड नॉट रमेश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। यहाँ यू के हिसाब से आर लगा। हाँ। और पवन एज वेल एज हिज कॉलीग्स इज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन। यहाँ पवन के हिसाब से इज आया। जी, ये एकदम स्पष्ट करता है कि पहला सब्जेक्ट ही क्रिया तय करता है इन मामलों में। इतन क्लियर। नोट्स में एक और नियम है, नियम 7, जो इसी तरह के जोड़ों की बात करता है, जैसे नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर। यहाँ मामला थोड़ा अलग लग रहा है। इसमें क्रिया किसके हिसाब से चलती है? हाँ, यहाँ नियम थोड़ा बदल जाता है। इसे कहते हैं निकटता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इन जोड़ों के साथ क्रिया अपने सबसे पास वाले, मतलब ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ओहो, सबसे पास वाले के हिसाब से? जी हाँ। जैसे नोट्स का उदाहरण देखें, नॉट ओनली प्रशांत बट ऑल्सो हिज गर्लफ्रेंड वॉज प्रेजेंट एट क्लॉक टावर। यहाँ क्रिया वॉज है क्योंकि उसके ठीक पहले गर्लफ्रेंड है जो सिंगुलर है। प्रशांत से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर हिज गर्लफ्रेंड प्लूरल होता तो वर आता। बिल्कुल। जैसे अगले उदाहरण में है, नाइदर सुमित नॉर हिज पेरेंट्स हैव विजिटेड देहरादून। यहाँ हैव आया है क्योंकि क्रिया के ठीक पहले पेरेंट्स है जो कि प्लूरल है। सुमित सिंगुलर है पर वो दूर है क्रिया से। अरे वाह, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब कुछ जोड़ों में पहला सब्जेक्ट देखो और कुछ में सबसे नजदीकी वाला। हाँ, इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कौन से संयोजक कंजंक्शंस किस नियम के तहत आते हैं। सही बात है। चलिए अब उन नियमों पर आते हैं जो दिखाते हैं कि एक काम हुआ और फौरन उसके बाद दूसरा हो गया। नोट्स में नियम 3 और 5 इसी बारे में है। नो सूना, देन और हार्डली, स्केर्सली, व्हेन का इस्तेमाल। इनमें क्या खास बात है? देखिए, इन दोनों का मतलब लगभग एक जैसा है कि जैसे ही एक काम खत्म हुआ तुरंत दूसरा शुरू हो गया, जरा भी देर नहीं हुई। हाँ। लेकिन इनकी बनावट और इनके साथ आने वाले शब्द अलग अलग हैं। अच्छा, कैसे? नो सूनर से जब वाक्य शुरू होता है तो एक खास चीज होती है जिसे इन्वर्जन कहते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब जैसे हैड, डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, पर यह वाक्य पर जोर देने के लिए होता है, ये दिखाने के लिए कि कितनी तेजी से काम हुआ। और नो सूनर का साथी हमेशा दैन होता है, THAN वाला। अच्छा। हाँ। थैन। नोट्स में उदाहरण भी है, नो सूना हैड हर्ष रीच्ड या डिड हर्ष रीच द इंस्टीट्यूट दैन द क्लास बिगैन। जी। और ये भी लिखा है कि व्हेन का इस्तेमाल यहाँ गलत है। बिल्कुल, ये बहुत आम गलती है। लोग अक्सर थैन की जगह वेन लगा देते हैं। तो फिर हार्डली और स्केर्सली के साथ क्या होता है नियम 5 में? इनके साथ भी वही इन्वर्जन वाला नियम लागू होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, लेकिन इनका साथी वेन होता है, थैन नहीं, WHEN वाला। ओहो, तो जोड़ी अलग है। हाँ, जैसे हार्डली हैड दिनेश लेफ्ट फॉर मुंबई व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। या स्केर्सली हैड अंश थापा रीच द सिनेमा हॉल व्हेन द मूवी स्टार्टेड। जी, नोट्स में थैन को गलत बताया गया है जो सही है। अक्सर लोग वेन की जगह THEN वाला थैन लगा देते हैं, वो भी गलत है। समझ गया। तो याद रखने की बात है, नो सूनर के साथ थैन और हार्डली स्केर्सली के साथ वेन, और दोनों में इन्वर्जन। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये जोड़ियां फिक्स्ड हैं। में 3 अलग अलग नियम हैं इसके लिए, नियम 6, 8 और 2। जी। ये अलग अलग तरह की कल्पनाओं के लिए है ना? जी हाँ, तीनों अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं।
तो नियम 6 जो है वो भविष्य की ऐसी संभावनाओं के बारे में है जो सच हो सकती हैं। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। ये वास्तविक या संभव स्थितियों और उनके संभावित नतीजों के लिए है। इसकी बनावट सीधी है। जो इफ वाला हिस्सा है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। सिंपल प्रेजेंट भविष्य की बात के लिए भी? हाँ, यही खास बात है। भले ही हम भविष्य की बात कर रहे हों, इफ वाले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट ही लगता है और दूसरे हिस्से में सिंपल फ्यूचर आता है, यानी विल के साथ क्रिया का पहला रूप। अच्छा, नोट्स में उदाहरण है इफ इट रेन्स सही, शी विल नॉट गो टू द ऑफिस। यहाँ विल रेन गलत होगा इफ क्लॉज में। बिल्कुल। और ये भी बताया है कि इफ के अलावा इन केस, व्हेन, एज सून एज जैसे शब्दों के बाद भी भविष्य की शर्त बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट ही आता है। जी सही। जैसे एज सून एज उपासना रीचेस पटना हर फ्रेंड्स विल कम, यहाँ विल रीच नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हुई सच्ची संभावना। अब आते हैं नियम 8 पर। ये वर्तमान या भविष्य की किसी ऐसी कल्पना के बारे में है जो सच नहीं है या असंभव है। जैसे अगर मैं पंछी होता। हाँ, ये है सेकंड कंडीशनल। ये अवास्तविक या काल्पनिक स्थितियों के लिए है। इसकी बनावट थोड़ी अलग है। इफ वाले हिस्से में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, ही, शी, यू, दे, कुछ भी, हाँ, हमेशा क्रिया वर लगती है, WERE। हमेशा वर, वॉज नहीं। अगर सब्जेक्ट आए या ही हो तब भी वर ही लगेगा। ये दिखाता है कि ये कोरी कल्पना है, हकीकत नहीं। इसे सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ। और दूसरे हिस्से में वुड के साथ क्रिया का पहला रूप बेस फॉर्म आता है। तो नोट्स का उदाहरण है इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द USA आई वुड डेफिनेटली हेल्प सही द पुअर कंट्रीज। यहाँ वॉज और हेल्प्ड गलत होंगे। बिल्कुल, वर यहाँ कल्पना को जाहिर कर रहा है। कमाल है। और अब तीसरी तरह की कल्पना नियम 2 में, ये अतीत के बारे में है। कोई ऐसी बात जो हो सकती थी पर हुई नहीं। जी हाँ, इसे थर्ड कंडीशनल कहते हैं। ये अतीत की उन घटनाओं के बारे में बात करता है जो नहीं हुई और उनके काल्पनिक परिणाम क्या होते। जैसे अगर तुमने मुझे शादी में बुलाया होता तो मैं जरूर आता। बिल्कुल। इसकी बनावट है इफ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप V3 और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप V3। अच्छा, नोट्स में उदाहरण है इफ खुशी हैड इनवाइटेड मी टू हर मैरिज आई वुड हैव डेफिनेटली अटेंडेड इट। हाँ, और नोट्स में एक और तरीका भी बताया है बिना इफ के जो हैड से शुरू होता है। हाँ, देखा मैंने। Had Sonu focused on his career, he would have become a successful person. दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, बस हैड से शुरू होने वाला वाक्य थोड़ा ज्यादा फॉर्मल या साहित्यिक लगता है। वाह, तो ये 3 तरह के कंडीशनल्स हो गए। भविष्य की सच्ची संभावना प्रेजेंट प्लस विल, वर्तमान भविष्य की झूठी कल्पना वर प्लस वुड, और अतीत का पछतावा या संभावना हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। बिल्कुल, इन्हें समझना बहुत जरूरी है सही अंग्रेजी के लिए। अब जरा टेंस पर वापस आते हैं। नियम 4 हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की याद दिलाता है। ये कब इस्तेमाल होता है? ये टेंस तब इस्तेमाल होता है जब हमें ये बताना हो कि कोई काम अतीत में किसी समय शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है, मतलब चल रहा है। इसकी पहचान है हैज बीन या हैव बीन के साथ क्रिया का ING रूप। अच्छा, जैसे मोहित हैज बीन स्टडीइंग इंसेसेंटली फॉर 3 hours। जी, और इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है सिंस और फॉर के इस्तेमाल में। हाँ, ये तो बहुत आम कंफ्यूजन है। नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? नोट्स में बहुत साफ बताया गया है सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब काम शुरू होने का निश्चित समय बिंदु, जैसे सिंस मंडे, सिंस 9 AM, सिंस 2023, सिंस येस्टरडे। अच्छा, शुरुआत का पक्का टाइम। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब काम कितनी देर से चल रहा है उसकी कुल अवधि बताने के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 5 days। समझ गया। सिंस इज इक्वल टू कब से, फॉर इज इक्वल टू कितनी देर से। बिल्कुल। नोट्स में उदाहरण भी है पूजा हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years। यहाँ सिंस 3 years गलत होगा। हाँ, नोट्स में इज स्टडिंग सिंस और हैव वर्किंग फॉर को गलत बताया गया है। ये साफ हो गया। बढ़िया। अब एक और जरूरी चीज,
जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं, जिसे रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, नियम 9 इसी के बारे में है। जी हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का बदलाव एक अहम नियम है। मूल नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे said, told, asked पास्ट टेंस में है, तो जो बात कही गई थी रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस भी आमतौर पर पीछे चला जाता है। पीछे चला जाता है मतलब संगत पास्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट बन जाता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। अच्छा, और फ्यूचर का विल को क्या होता है? विल बन जाता है वुड, कैन बन जाता है कुड, मे बन जाता है माइट, और इज़एमआर बन जाते हैं वॉज वर। ओहो, काफी बदलाव हैं। नोट्स में उदाहरण है, राजन सेड दैट ही वुड मीट हिज फ्रेंड्स सून। यहाँ विल का वुड हो गया। जी, और अनुज आस्क्ड अमन वेयर ही वाज गोइंग देन। यहाँ इज का वाज हो गया और नाउ का देन भी। हाँ, समय और स्थान बताने वाले कुछ शब्द भी बदल जाते हैं। ये जरूरी है ताकि सुनने वाले को पता चले कि ये बात पहले किसी और समय और जगह पर कही गई थी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है, टेंस का बदलाव? लगभग हमेशा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सिर्फ एक अपवाद है। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई आदत बताए, तो उसका टेंस नहीं बदलता। अच्छा, जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहाँ मूव्स ही रहेगा, मूव्ड नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी नियम पर, नियम 10। ये डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के बारे में है। दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना, है? के बावजूद फिर इनमें अंतर क्या है? मतलब बिल्कुल एक है, अंतर सिर्फ लिखने के तरीके में है। और ये बहुत ही आम गलती है जो लोग करते हैं। नोट्स बिल्कुल सही बताते हैं। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, INSPITE स्पेस OF। अच्छा, इंस्पाइट ऑफ। हाँ, जबकि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, सिर्फ DESPITE। तो डिस्पाइट ऑफ लिखना गलत है। बिल्कुल गलत, ये याद रखना है। इंस्पाइट ऑफ या फिर सिर्फ डिस्पाइट। नोट्स के उदाहरण भी यही दिखाते हैं। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ही कंटिन्यूड हिज वर्क, जी और इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेट ही वाज नॉट पनिश्ड बाय द टीचर। हाँ, दोनों ही वाक्यों में विरोधाभास दिखाया गया है और दोनों का मतलब एक ही है। बस ऑफ का ध्यान रखना है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? आप ऐसे सोच सकते हैं, इंस्पाइट खुद दो शब्द जैसा लगता है, इन स्पाइट, तो उसके साथ ऑफ भी आता है। डिस्पाइट अकेला शब्द है तो वो अकेला ही आता है। अरे वाह, ये तरीका अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अकेला। हाँ, तो ये थे वो 10 नियम। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 2 अलग-अलग नियम देखे, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन की खास बनावट समझी, 3 तरह के कंडीशनल्स को जाना, सिंस फॉर का फर्क समझा, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदलाव और डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ का सही इस्तेमाल सीखा। काफी कुछ था इन नोट्स में। हाँ,